नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित 12वीं अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय गोष्ठी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। और आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय मंत्री सोलोमन द्वीप समूह श्री ट्रेवल हेडली मने भागा जी, आदरणीय मंत्री तुवालू श्री मायना बकाफुआ तालिया, माननीय उप मंत्री जलवायु परिवर्तन मालदीव श्री अहमद निजाम जी, माननीय मंत्री शहरी विकास आवास मध्य प्रदेश सरकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तराखंड सरकार प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार विपुल गोयल जी, माननीय मंत्री शहरी विकास राजस्थान सरकार श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, सचिव एजू आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री निवास कटी की थाला जी, सम्मानित सभी अतिथिगण, विशेषज्ञगण, इस एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के इस विशिष्ट मंच पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से माननीय आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का मैं राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए उन्होंने जयपुर को चुना, इसके लिए उनका आभार व्यक्त भी करता हूं। क्यों इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, आयोजन होने से उस प्रदेश के अंदर उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। यह मंच पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्कुलर सोसाइटी की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। वे न केवल राजस्थान या भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। 3R का अर्थ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्देश्य भी यही है, संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। संसाधनों के कुशल पुनः उपयोग हेतु सतत विकास के जिन लक्ष्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, वे मौजूदा समय की महती जरूरतें भी हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। उनका दोहन बहुत बड़ा है। 1970 के बाद संसाधनों का उपयोग लगभग 400% बढ़ गया है और अनुमान है कि अब तक ये 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। इसमें भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि इनमें से 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6% ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। पूरी दुनिया में जितना विकास हो रहा है उसका 2/3 यही हो रहा है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया, जैव विविधता को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अत्यंत प्रभावी तरीका है।
क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं औद्योगिकरण के कारण या हमारी आवश्यकता के कारण हमारे घटते हुए जंगल, घटते हुए हमारे पहाड़, सिकुड़ती हुई हमारी नदियां, ये हमारे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव डाल रही हैं। हमने इसके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से काम करना है। हमारी संस्कृति में हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और इसीलिए हमने इन सभी में देवता का वास भी मानते हैं और उसके आधार पर हमारी संस्कृति में इन सबका संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम उनका संरक्षण करते रहेंगे तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, अच्छा होगा और हमें इसकी चिंता भी करनी चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, तो इनको हमने जो संज्ञा दी है एक देवता के रूप में संज्ञा दी है, क्योंकि नदियां हमें पानी देती हैं, जंगल हमें फल भी देते हैं, हमारे वायु को शुद्ध होती है हमारा। और हम ये देखें कि पहाड़ों से, नदियों से और वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारा वायुमंडल शुद्ध रहता है और उस वायुमंडल के शुद्ध रहने से व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमें उनके जो आधार है उन आधार स्तंभों को मानते हुए एक ऐसी व्यवस्था जहां अपशिष्ट की रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। हमें उनको कम नहीं कर सकते, लेकिन उनका उपाय जरूर आवश्यक है। अगर हम उनका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वायुमंडल शुद्ध भी होगा। भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके साथ ही नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल, कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित सर्कुलर इकोनॉमी की रोडमैप तैयार किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। राजस्थान सरकार इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यहां पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकिलिंग को ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। राज्य में ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनः उपयोग की सुविधा दी जा रही है। हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दुगने से भी ज्यादा यानी करीब 45 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट टू एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आरडीएफ और जैविक उर्वरक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और रिसाइकिल योग्य सामग्री को अलग किया जा रहा है और एक समय के व्यवस्था के तहत ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। पुरानी लैंडफिल साइट से 88 लाख क्यूबिक मीटर कचरे का निष्पादन कर 326 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग के लिए मुक्त किया गया है। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में भी पहल की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और उसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीकी विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हम सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएंगे जो हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा देगी। साथ ही हम अन्य शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। मुझे खुशी है कि यहां संसाधन, दक्षता, सतत शहर
जलवायु परिवर्तन से निपटने में सर्कुलर इकोनॉमी की भूमिका, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने जैसे मुद्दों पर बात की जा रही है। सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्तमान और भविष्य की जरूरतें हैं। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास का आधार भी बनेगी। मैं इस फोरम के सह आयोजक भारत सरकार, जापान सरकार, यूएन, ESGAP, UNCRD का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि इस मंच पर जो चर्चाएं हुई हैं उन पर ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए काम करें। हमारा ये राजस्थान, हम पानी की समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। पानी का किस तरह से हम उपयोग करना चाहिए, पानी का संग्रहण किस तरह से होना चाहिए, वनों को किस तरह से रखना चाहिए, नदियों को स्वच्छ किस तरह से रख सकते हैं, इन सारे विषयों पर भी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से सार्थक कार्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम सबका लक्ष्य स्पष्ट है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो और कचरा कम हो ताकि राजस्थान और एशिया प्रांत क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी में अग्रणी बन सके। और आप सभी जिस मन और भाव से ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है और ये राजस्थान के जयपुर में हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः मनोहर लाल जी खट्टर साहब को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान और जयपुर चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसमें उपस्थित हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और इस क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। Respected Shri Bhajanlal Sharma ji, Honorable Chief Minister of Rajasthan, Mr. Trevor Hadley Mane Mahaga, Honorable Minister of Solomon Islands, Shri Kailash Vijayvargiya ji, Honorable Minister of Urban Development of Housing, Government Madhya Pradesh, Mr. Maina Wakafwa Talia, Honorable Minister of Tuvalu, Shri Premchand Agrawal, Honorable Minister of Urban Development, Government of Uttarakhand, Shri Vipul Goyal ji, Honorable Minister of Urban Local Bodies, Government of Haryana, Mr. Ahmad Nizam, Honorable Deputy Minister of Climate Change, Maldives, Shri Jabbar Singh Khara, Honorable Minister of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan, Mr. Srinivas Kartiki Thala, Secretary Minister of Housing and Urban Affairs, distinguished ministers and representatives of Asia Pacific member countries and UN officials, honorable ministers and mayors, senior officials of Government of India, senior officials of state governments and city governments, development partners, academia, businesses and tech partners, members of the press, all of you who have joined us virtually today, respected guests, ladies and gentlemen, I welcome you. Konnichiwa, Salamat, Talotha, Halo Olaka Keta, Zin Chao, Abu Bawan, Chom Rip Sir, good morning, Namaste. आप सभी का इस प्रतिष्ठित सभा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये देखकर भी और प्रसन्नता है कि यहाँ देश भर के सभी राज्य, सभी प्रमुख शहर, केंद्र शासित प्रदेश इस अवसर के सब भागीदार बने हैं और एक सशक्त और एकीकृत भारत की भावना ये दर्शाती है। मित्रों, भारत के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि 12th रीजनल फ्री एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक यहाँ जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 7 वर्ष पहले इंदौर में 8th फोरम की सफल मेजबानी के बाद एक बार फिर भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। सब देशों में
भारतवर्ष को ही ये अवसर मिला है कि हम दूसरी बार इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए जयपुर, राजस्थान, इससे बेहतर स्थान और कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी की परंपराओं के लिए ये जाना जाता है। हमें जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करने के लिए यहां प्रेरणा मिलती है। यहां स्टेप वेल्स यानी जिनको हम बावड़ियां कहते हैं, और यहां जोहड़ यानी स्मॉल पॉन्ड्स, रिसाइकल सामग्री से बनी हस्तकला, जयपुर की रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसकी ऐतिहासिक परंपरा हमको ये पाठ बताती है, सिखाती है कि आज के फॉरम की कितनी बड़ी सार्थकता है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को इस आयोजन के लिए, सहयोग के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से आपने 1-1.25 साल पहले प्रदेश के नाते बागडोर संभाली है, तब से एक दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राजस्थान को एक हाई ग्रोथ डेवलपमेंट पाथ पर अग्रसर किया है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एक प्रमुख भाग है। मित्रों, 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। जैसा हम देखते हैं कि आज भी जो प्रदर्शनी लगी है, नए नए प्रयोग जो हुए हैं, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल में से कैसे कपड़ा बनाया जा सकता है, और कपड़ा जब पुराना हो जाए तो हमारे यहां घरों में प्रचलन था कि उस कपड़े से ही हमारे घर में दरी बना ली जाती थी, और दरी हमारे सोने के काम में ये आती थी। रद्दी जो है यानी कागज, वेस्ट मटेरियल में से हम कागज बनाते हैं, लेकिन कुछ समय था ये कागज जब रद्दी हो जाता था तो उसको भी मिट्टी में मिला करके और एक मटेरियल बनाकर उससे बर्तन बना लिए जाते थे, उससे खिलौने बना लिए जाते थे। ये हमारी परंपराएं रही है। हमारे यहां यानी पुरानी गाड़ियां, उनके जो इंजन होते हैं, उस इंजन का भी जब पुरानी गाड़ी चलने लायक नहीं रहती तो उसको छोटा मोटा एक साधन लगा करके, जिसको जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ की एक बैलगाड़ी की जगह जुगाड़ से ही हमारा काम चलता था, सवारियां भी ढोते थे। तो ऐसे ये सारे काम हमारी परंपराओं में पहले से बने हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात में जब पानी की कमी होती थी तो उस पानी को इकट्ठा करके उसमें फिटकरी डाल देना, अन्य मटेरियल डालकर उसको साफ किया जाता था, पीने के पानी के भी उपयोग में आ जाता था। उस समय प्रोसेसिंग के बड़े प्लांट ऐसे नहीं होते थे। इसी प्रकार से कंपोस्टिंग, ये भी हमारा ग्रामीण अंचल का बहुत बड़ा एक काम, जिसमें वेस्ट है अथवा ऐसी चीजें जिनको यानी जिनको खड्डे में दबा करके और हार्वेस्टिंग के लिए खाद ये तैयार करना, गोबर आदि मिला करके, तो एक अच्छा खाद बनाना एक किसान की एक परंपरागत एक विधि थी, इसको हम करते थे। मेटल रीप्रपोजिंग, जो पुराना लोहा इसको गला करके ढाल करके नई चीजें बनाने का हमारे लोहार जो है ये सामान्यतः काम पहले करता था। तो आज भी उन चीजों को सबको जब हम देखते हैं, जो टूरिस्ट चंडीगढ़ जाते होंगे उन्होंने वहां देखा हुआ है कि रॉक गार्डन, यानी टूरिस्ट का कितना मनपसंद स्थान है कि पुराने छोटी छोटी चीजों को लेकर के किस प्रकार नई नई चीजें बनाई और वो एक टूरिस्ट का एक गंतव्य ये बना है। इस जैसी सभी जो पारंपरिक प्रथाएं ये सर्कुलर इकोनॉमी के बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हैं। मित्रों, औद्योगिकरण और उपभोक्तावाद के प्रभाव में आज समाज में, क्योंकि हमारी आबादी जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से मास प्रोडक्शन ये भी हमारी आवश्यकता है, और उस मास प्रोडक्शन के कारण से, और दूसरा उसमें जैसे डिस्पोजेबल कल्चर ये बन गया है, यूज एंड थ्रो, चाहे वो प्लास्टिक का मटेरियल है अथवा थर्मोकोल आदि की चीजें, इसके कारण से बहुत वेस्ट इकट्ठा होता है। और कई जगह जिसको कहते हैं कि प्लैंड ऑब्सोलिसेंस, यानी टेक्नोलॉजी के बदलते हुए कारण से, बड़े बड़े कंप्यूटर पहले होते थे, टेक्नोलॉजी बदली, वो सब कंप्यूटर लोग बेकार समझते हैं। फैशन बदल गया,
कपड़े, ये बहुत वेस्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार वाहनों का एक पुराने होने के बाद वो भी सब खराब हो जाते हैं। तो ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट का जो भंडार बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए इसकी रिसाइकलिंग करना, इसको रीयूज करना, ये समय की आवश्यकता हो गई है। अब समय आ गया है कि अपनी जो पारंपरिक प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं में मॉडर्न इनोवेशन, आज नई नई टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से हम इनोवेशन करके और पुनर्जीवित करें और कॉन्शियस कंजम्पशन, एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बढ़ावा दें ताकि हमारा रहन सहन ये सुखी हो जाए। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा। हमारे पर्यावरण की जो दुर्दशा हम देखते हैं, कोविड के दिनों में हमने महसूस की कि उसके कारण से ऑक्सीजन की कमी पाई गई और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कितने ही हमने प्रयत्न किए। हमने अपनी इंडस्ट्री में लगने वाली ऑक्सीजन, उसको भी हेल्थ के लिए, मनुष्य कंजम्पशन के लिए उसका हमने उपयोग किया और नई नई विधियां ऑक्सीजन की हमने निकाली। तब जाकर के ये एक मानवता के प्रति जो संकट खड़ा हुआ था, उसको ठीक किया। मैं हरियाणा सरकार में उस समय मुख्यमंत्री था, तो ऑक्सीजन के प्रति कितनी चेतना थी। ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ जो ऑक्सीजन को ज्यादा छोड़ते हैं, उसके प्रति एक सम्मान दिखाते हुए वहां एक योजना चलाई। कहते हैं पीपल, पेड़ और जो बड़े ऐसे लंबी आयु से तक चलने वाले जो वृक्ष हैं, प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं। उनके प्रति सम्मान दिखाने के लिए हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को मिलती है, लेकिन वहां तय किया कि जो पेड़ 75 साल का हो जाए और अभी जीवित है, उसकी भी पेंशन बांध दो। तो हमने पेंशन बांध दी उनकी। यानी जो हमारा जो ऑक्सीजन के ऐसे प्राणवायु देवता, इस नाते से हमने उनको माना कि प्राणवायु देवता, इसको जीवित रखना है। तो ऐसे हर काम को एक सतर्कता से अगर हम आगे करेंगे, तब जाकर के ये सब सिस्टम हमारे खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें बहुत चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाकर ही भारत को या किसी भी देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सकता है। उधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से सोमवार को राजभवन में महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजीनगर के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों और चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने विजय वातोड़कर के नेतृत्व में मुलाकात की और इस दौरान राज्यपाल ने उनसे संवाद कर राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के उपयोग को मानवता की सेवा में प्राथमिकता देने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सेवा भाव को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल ने चिकित्सकों से इस दिशा में और योगदान देने का आह्वान किया है। उधर सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय 3 और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम समारोह में कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी एक प्रभावी समाधान है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जैसे पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना, ट्रीटेड वाटर नीति और नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनरुपयोग की सुविधा देना। सीएम ने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही वेस्ट टू एनर्जी योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित करेगी और एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता देने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत की सर्कुलर इकोनॉमी में अग्रणी भूमिका की बात कही है। उन्होंने जयपुर घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए संसाधन कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाज को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उधर राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों के भवन और भूमि आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से मांग की कि 123 संस्कृत विद्यालय जो वर्तमान में सामान्य शिक्षा विभाग के भवनों में चल रहे हैं, उनके भवन और भूमि संस्कृत विद्यालयों को हस्तांतरित किए जाएं। इसके अलावा भूमि विहीन संस्कृत
विद्यालयों के लिए शीघ्र भूमि आवंटन और भवन निर्माण कार्य शुरू किया जाए। सरकार ने जवाब दिया कि प्रदेश में 1809 संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 252 के पास स्वयं के भवन और भूमि नहीं है। डॉक्टर वर्मा ने प्रेस नोट में कहा कि भजनलाल सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बल दिया और सभी प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया। साथ ही आपको बता दें कि संस्कृत शिक्षक संगठनों और संस्कृत प्रेमियों ने इस मुद्दे को उठाने के लिए डॉक्टर वर्मा का आभार भी व्यक्त किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।